बहुत बार आप लोग पढ़े हैं। और वैलेंट वेट जो होता है इलेक्ट्रोलाइट का, फैराडे ने किसका सिद्धांत दिया है, इलेक्ट्रिक ई 1 हो जाएगा, जिसके वजह से लॉग, उस कंडीशन में हमारे पास क्या होगा सर। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अशोका इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज फिर से हम लेके आए हैं एक और चैप्टर, जिसमें हम लोग आज वैद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के 20 MCQ क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसे कि आप लोग पीछे थंबनेल में देख रहे होंगे या थंबनेल में आप लोग देख लिए होंगे। आज फिर से कोशिश रहेगी कि जो भी आपके इंपॉर्टेंट और ट्रेंडिंग टॉपिक है, जहाँ से आपके पास बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये पिछले PYQ के अंदर पूछे गए क्वेश्चन है। बुक में देखिएगा तो आपके पास कुछ ट्रेंडिंग टॉपिक दिखेंगे जिनसे बहुत सारा क्वेश्चन आते हैं। तो कोशिश रहेगी कि जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक है उनको भी आज हम कवर करें, और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनसे 2 साल 3 साल 4 साल या कभी कभी 1 साल के गैप में भी क्वेश्चन पूछे गए, उन टॉपिक को भी हम लोग कवर करें। तो आज का पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने आएगा। उसके पहले इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम जान जाइए, या आप लोग देखे होंगे या जो ऑफलाइन के बैच में पढ़ रहे होंगे बच्चे, उनको हमने लिखवाया भी है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक कुछ जो होते हैं इस चैप्टर के, उसको आप लिख लीजिए और बढ़िया से उस पर काम करिए, जिससे आपके बोर्ड के एग्जाम में बहुत बढ़िया मार्क्स आए और आप मैक्सिमम स्कोर कर पाए। जिसमें हम लोग जब इस चैप्टर की बात करते हैं तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग स्टार्टिंग करते हैं बहुत सारा चीज़ पढ़ने से, लेकिन बिहार बोर्ड के अंदर कुछ चीज़ों से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। न्यूमेरिकल इस चैप्टर में भर के है, बट न्यूमेरिकल उतना बिहार बोर्ड में इससे नहीं पूछा जाता। लेकिन अभी करेंट में एक टॉपिक है नष्ट समीकरण, नष्ट इक्वेशन, जिसके अंदर हम लोग वैद्युत वाहक बल EMF या वैद्युत जो हमारे पास सेल विभव होता है, ई सेल जिसे कहा जाता है, उसका मान हम लोग याद करते हैं। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है या पूछा जाता है, या अभी करंट के सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखें तो पूछा जा रहा है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक में हमारे पास सेल हो सकता है, इलेक्ट्रोड हो सकता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो सकता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो सकता है, सेल के टाइप हो सकते हैं, नष्ट इक्वेशन हो सकता है, गेब्ज फ्री एनर्जी हो सकता है, फिर हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हो सकता है। उससे रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन पूछे गए आपके PYQ के अंदर। तो कोशिश रहेगा कि जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सबको हम लोग क्या करें, कवर करें इस लेक्चर के अंतर्गत। चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए किस टॉपिक से आ रहा। ये टॉपिक हमारे पास होने वाला है इलेक्ट्रोलाइसिस। ये जो हमारा एक टॉपिक है इलेक्ट्रोलाइसिस, इससे ये क्वेश्चन आया हुआ है। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होता है जिसपे फैराडे ने क्या किया था, फैराडे का लॉ जो भी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फैराडे ने अपना लॉ दिया था, 2 फैराडे के लॉ थे, जिसके अंदर उन्होंने एक लॉ के अंदर ये बताए थे इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर कि हमारे जब भी इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस होता है तो उसके अंदर एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है, और इसके अंदर हमारे पास जो मेटल हमारे पास जो होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं, उसमें जो मेटल होता है वो कैथोड की तरफ जाता है, और नॉन मेटल जो होते हैं वो एनोड की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो इस पे ही बताए थे कि जो भी हमारे पास सब्सटेंस का अमाउंट होता है या मास होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, जो भी हमारे पास इलेक्ट्रोड होते हैं उनके अंदर जो चार्ज होते हैं उनके। ठीक है, जो मास होता है या अमाउंट ऑफ मास जो होता है चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनल साइन हम लोग हटाते हैं तो यहाँ पे जेड क्यू आता है। ठीक है, बट यहाँ पे क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन हमसे सिंपल पूछा जा रहा है कि इन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑक्सीडेशन टेक प्लेस। जब इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस होता है तो ऑक्सीडेशन कहाँ होता है या किस चीज पे होता है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन की जब हम लोग बात करते हैं तो आप लोग थोड़ा सा पढ़े होंगे क्लास 11 के अंदर, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन एक चैप्टर था, वहां पे आता है। तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो एनोड जो होता है ये इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, जिसके वजह से आप हमेशा याद रखेंगे कि जो हमारा एनोड होता है उस पर हमारा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और जो कैथोड होता है उस पर हमारा क्या होता है, हमारा रिडक्शन होता है। ठीक है, जो हमारे पास एनोड होता है उस पर ऑक्सीडेशन होता है, और जो कैथोड होता है इस कैथोड के ऊपर रिडक्शन होता है। इसको याद रखने के लिए हम एक वर्ड पढ़ते हैं लून। क्या पढ़ते हैं हम लोग, लून। लून का मतलब क्या होता है कि सर लेफ्ट साइड के अंदर ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन एनोड पे होता है, और एनोड नॉर्मली हमारा क्या होता है, निगेटिव चार्ज का होता है। ठीक है, तो एनोड जान जाएंगे तो कैथोड जान जाएंगे, और या ऑक्सीडेशन जान जाएंगे तो रिडक्शन जान जाएंगे, क्योंकि किसी भी रिएक्शन के अंदर या तो ऑक्सीडेशन होगा या तो रिडक्शन होगा, और जब दोनों रिएक्शन एक साथ कहीं होगा तो उसको हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। तो आप जान गए कि ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, एनोड पे। तो ऑक्सीडेशन कहाँ होने वाला, हमारा एनोड पे होने वाला, तो ऑक्सीडेशन हमारा होगा एनोड पे। कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो इस बार क्वेश्चन अगर आपसे पूछा हुआ था कि ऑक्सीडेशन कहाँ होता है तो याद रखेंगे एनोड पे। अगली बार हो सके तो पूछे आपसे कि हमारे पास रिडक्शन कहाँ होता है तो याद रखिएगा कैथोड पे।
ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन आपके सामने है द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस या इसको हम लोग विशिष्ट चालकता बोलते हैं, या इसी को चालकत्व या कंडक्टिविटी बोलते हैं। कंडक्टिविटी क्या था सर? कप्पा इज इक्वल टू 1/ρ। रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टेंस। या जो हमारे पास विशिष्ट प्रतिरोध होता है, उस विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती को ही हम लोग विशिष्ट चालकता कहते हैं। या जो हमारे पास प्रतिरोधकता होता जिसे रजिस्टिविटी बोलते हैं, ठीक है, तो रजिस्टिविटी जो होता है इसका जो रेसिप्रोकल होता है उसी को हम लोग कंडक्टिविटी बोलते हैं या कप्पा बोलते हैं। रजिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है सर? रजिस्टिविटी जो होता है इसका यूनिट हमारे पास होता है ओम मीटर। क्या होता है? ओम मीटर। लेकिन यहाँ पे सेंटीमीटर लिखा है तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ओम सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे रेसिप्रोकल की बात है कि सर रेसिप्रोकल होता है तो यहाँ पे रखेंगे कप्पा के यूनिट के लिए, तो ये हो जाएगा ओम और सेंटीमीटर। ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। तो हमारा याद रखना आप लोग को कि जो विशिष्ट चालकता होता है या जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है इसका यूनिट क्या होता है? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। कहाँ पे ऑप्शन है आपके पास? ऑप्शन नंबर सी। बात बोलेंगे सर ये ओम मीटर कहाँ से आ गया, इसको भी आप चाहेंगे तो इजीली फाइंड कर सकते हैं। कैसे? आप लोग पढ़े होंगे कोई भी हमारे पास कंडक्टर होता है, उस कंडक्टर के अंदर जो रेजिस्टेंस होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, और जो उसका एरिया होता है वो एरिया, उसके अंदर जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के और उसके एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो इन दोनों प्रोपोर्शनल साइन को जब हम हटाते हैं तो हमको मिल जाता है क्या चीज? हमको मिल जाता है आर प्रोपोर्शनल L/A, ठीक है। और प्रोपोर्शनल साइन जब हटता है तो यहाँ एक कांस्टेंट आता है जिसको हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं रो, और ये हमारा हो गया L/A, ठीक है। हमको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस चाहिए तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा R इंटू का A और अपान में L। R का मतलब रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? ओम, ठीक है। और लेंथ है ए का मतलब एरिया है, और एरिया का होता है सेंटीमीटर का स्क्वायर, नीचे लेंथ है तो इसका होगा सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट जाएगा तो इसका जो यूनिट आएगा वो कहा जाएगा ओम सेंटीमीटर या ओम मीटर आ जाएगा। ऐसे ओम के साथ हमेशा लिखा जाता है ओम मीटर, बट यहाँ सेंटीमीटर क्वेश्चन में दिया था इसलिए हम ओम सेंटीमीटर लिख दिए। क्लियर है सबको? किसी को कोई प्रकार का दिक्कत हो, परेशानी हो तो कमेंट के नीचे आप बता सकते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि आपको बाइलिंगुअल पढ़ाया जाए, हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाया जाए, क्योंकि बिहार बोर्ड के अंदर बहुत बार ऐसा भी होता है कि चीज़ों का जो टेक्निकल वर्ड होता है उसको इंग्लिश में ही लेके पूछ लेता है। यहाँ बोलेगा कि बताइए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का इकाई या मात्रक क्या होता है, तो ये देख लीजिएगा हिंदी मीडियम वाले बच्चे कि जो टेक्निकल वर्ड आने वाले हैं उनको हिंदी इंग्लिश दोनों आप लोग जाने, ताकि आपको इंग्लिश में पूछे हिंदी पूछे तो आपको दिक्कत ना हो। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे, नोट्स बनाते चलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि 1 फैराड इलेक्ट्रिसिटी इज इक्वल टू हाउ मच कूलम। ये तो फिजिक्स के अंदर आप लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़े होंगे कि 1 फैराड जो होता है कूलम, 1 फैराड जो हमारे पास जो चार्ज होता है वो कितने कूलम के बराबर होता है? 1 फैराड विद्युत कितने कूलम के बराबर होता है? तो इसका एक वैल्यू होता है फिक्स 96,500 कूलम। कितना होता है? 96,500 कूलम, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा है सर? ऑप्शन नंबर आपके पास बी है 96,500। कितना होता है? 96,500, ये फिक्स वैल्यू होता है। और जो फैराड होता है ये आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है, पढ़े होंगे आप लोग। ऐसे ही आवेश के और भी मात्रक होते हैं, फ्रैंकलिन होता है, हमारे पास स्टेक कूलम होता है, ESU होता है, तो ये सब फिजिक्स में आप लोग पढ़ते हैं, या फिजिक्स वाले सर आपको बहुत बढ़िया से पढ़ाए होंगे। ये आप लोग याद रखें केमिस्ट्री के नाम पे कि 1 फैराड में कितना कूलम होता है, तो 1 फैराड में हमारे पास 96,500 कूलम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, When 1 farad of electric current is passed, the mass deposited is equal to। जब 1 फैराड विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो जमा हुआ द्रव्यमान किसके बराबर होता है? स्टार्टिंग में हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस की बात कर रहे थे या फैराडे फर्स्ट लॉ की बात कर रहे थे। फैराडे फर्स्ट लॉ क्या होता है कि सर जमा हुआ जो मास होता है या जो हमारे पास अमाउंट होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है? क्यू के। और जब ये प्रोपोर्शनल साइन हटता है तो यहाँ आता है जेड, और ये हो गया हमारे पास क्या? क्यू। तो इसका वैल्यू अगर बोला क्या कि जब 1 फैराड हमारे पास विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उस कंडीशन में हमारे पास जो एम होगा वो किसके बराबर होगा? तो ये में किसके बराबर होगा सर? ये जेड के बराबर। जेड को बोलते हैं हम लोग वैद्युत रासायनिक तुल्यांक, और इसका वैल्यू जब 1 की बात बोला है तो किया गया
तो 1 ग्राम तुल्यांक के बराबर क्या होगा हमारे पास अमाउंट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा फर्स्ट सही होगा कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट के इक्वल हमारे पास जमा हुआ या जो हमारा जो डिपोजिटेड अमाउंट है वो हमारा इसके इक्वल हो जाएगा। आ रहा समझ में? किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। दिक्कत परेशानी है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए बना हुआ है, वहां पे इजीली बता सकते हैं। ये तो आसान सा क्वेश्चन है। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, गुड कंडक्टर जो होता है हमारे पास जिससे इजीली हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो जाए और हीट के साथ साथ मतलब इजीली गर्म हो जाए। इसके अंदर कौन सा टॉपिक दिख रहा है जिसको आप लोग बोल सकते हैं गुड कंडक्टर? एक ही है सर ग्रेफाइट, और बहुत बार हम लोग छोटे क्लास में पढ़े होते हैं कि ग्रेफाइट का होता है एक गुड कंडक्टर होता है। बिहार बोर्ड में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन इजी लेवल के पूछे जाते हैं। 70 क्वेश्चन जो आपके एमसीक्यू के आने वाले हैं इसमें से 10 या 12 या 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका लेवल थोड़ा अप होता है। बाकी 50 to 55% जो क्वेश्चन होते हैं या 50 से 55 जो क्वेश्चन है ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपके इजी टू मॉडरेट लेवल के हो सकते हैं। और आपके पास जो इतने क्वेश्चन करने होते हैं 35 क्वेश्चन, इनमें से 40 से 45 क्वेश्चन बहुत ही ईजी होते हैं, इजीली आप लोग कर पाएंगे। मॉडरेट लेवल की भी बात नहीं होती है, ठीक है। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं जनरल नॉलेज के बेस पे, ठीक है। पीवाई को देखिएगा तो आपको दिखेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है द सेल कांस्टेंट ऑफ कंडक्टिविटी। सेल कांस्टेंट कैसे निकालते हैं? तो जी स्टार आप लोग पढ़े होंगे। जी स्टार क्या होता है सर? जी स्टार होता है ए अपन एल अपन ए के। एक मिनट पेन गिर गया सर। जी स्टार जो होता है ये किसके इक्वल होता है? ये सर हमारे पास होता है जो लेंथ होता है या जो डिफरेंस होता है या जो डिस्टेंस होता है दो इलेक्ट्रोड का और जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है उन दोनों के रेशियो को हम लोग जी स्टार बोलते हैं और जी स्टार को सेल कांस्टेंट बोलते हैं। जी स्टार को क्या बोलते हैं हम लोग? सेल कांस्टेंट बोलते हैं। तो सेल कांस्टेंट का बात किया जाए तो एल बाई ए ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख जाएगा। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इसका यूनिट भी आपसे पूछा हुआ था तो इसका यूनिट निकाल लेंगे। इस जी स्टार जो है इसका यूनिट क्या होगा? यूनिट निकालेंगे कैसे सर? लेंथ हमारे पास होता है ये सेंटीमीटर, एरिया जो होता है सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये हमारे पास 1 सेंटीमीटर कट गया तो ये बच गया सेंटीमीटर का इनवर्स या पर सेंटीमीटर भी आप इसको बोल सकते हैं। मीटर में लिखना होगा तो वही होगा मीटर का इनवर्स, ठीक है। तो ये याद रखिएगा फॉर्मूला बेस है कि जी स्टार किसके इक्वल होता है या किसके बराबर होता है? तो एल बाई ए के बराबर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन ए सोल्यूशन। सोल्यूशन के फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कौन कंडक्ट करता है? सबसे बढ़िया सर इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास होता है। पहला ही ऑप्शन में लिखा इलेक्ट्रोलाइट का मतलब जो आयन के फॉर्म में टूट जाता है। और इसी में हम लोग पढ़ते हैं दो टाइप का इलेक्ट्रोलाइट होता है, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है और एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। जो वैद्युत अपघट्य होता है, अपघट्य दो वर्ड आप लोग पढ़ते हैं, एक अपघट्य और एक पढ़ते हैं अपघटन। अपघटन का मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस और अपघट्य का मतलब इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट जो होता है ये आयन के फॉर्म में टूट जाता है या इजीली हम बोलते हैं कि जैसे कोई एग्जांपल देखिए आपको समझ में आएगा। जैसे HCl है, जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी हम लोग फ्लो करते हैं तो टूट जाएगा H प्लस में Cl माइनस में। यार समझ में? तो जो भी हमारा इलेक्ट्रोलाइट होते हैं ये इजीली ब्रेक हो जाते हैं किस फॉर्म में? जो भी हमारी इलेक्ट्रोलाइट होती है ये इजीली ब्रेक हो जाते हैं आयन के फॉर्म में, जिसके वजह से इसमें आसानी से विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? फर्स्ट सही हो जाएगा या ए सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नॉन इलेक्ट्रोलाइट आयन के फॉर्म में ब्रेक नहीं होते हैं। नॉन इलेक्ट्रोलाइट जैसे आपका ग्लूकोज हो सकता है, यूरिया हो सकता है या कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट की तरफ वर्क करता है। H2O के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकता है, तांबे के तार के अंदर भी हो सकता है। लेकिन यहाँ क्या बोला? निम्नलिखित में से कौन सा बिलियन, या बिलियन की बात बोला, विद्युत का संचालन करता है। तो बिलियन के अंदर क्या आएगा हमारे पास? इलेक्ट्रोलाइट। वाटर के भी मॉलिक्यूल इजिली फ्लो करा सकते हैं अगर वो आयन के फॉर्म में होंगे तो H प्लस और OH माइनस के फॉर्म में होंगे तो इनसे आयन हमारे पास ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकता है। बट यहाँ H2O के अणु बोला तो नहीं होगा। चलिए आयनिस्ट H2O बोल देता तो उस कंडीशन में हो सकता था। अगला क्वेश्चन, विच एमंग द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। पीछे हम लोग पढ़े थे अभी कंडक्टिविटी की कहानी और रेजिस्टेंस की कहानी। यहाँ पे कंडक्टिविटी नहीं होना चाहिए, कंडक्टेंस होना चाहिए था, ठीक है। क्योंकि कंडक्टेंस जो होता है वो कंडक्टेंस हमारे पास इक्वल होता है 1/r के बराबर, ठीक है। कंडक्टेंस जो होता है चलकता जिसको हम बोलते हैं, चलकता किसके बराबर होता है? C इजिकल टू 1/r। किसी किसी बुक में C नहीं लिख के इसको K भी लिखा होता है, K नहीं, हाँ किसी किसी बुक में G लिखा होता है, ठीक है। तो G ओनली लिखा होता है, G इजिकल टू 1/r। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस जो होता है उसको कंडक्टेंस या चलकता बोलते हैं। और इन दोनों ये दोनों एक दूसरे का होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। सेम इसी प्रकार जैसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो था कप्पा इजिकल टू 1/स्पेसिफिक
कंडक्टेंस वाली कहानी सेम उसी प्रकार, जो कंडक्टेंस होता है वो रेजिस्टेंस के क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, या जो रेजिस्टेंस होता है वो कंडक्टेंस के रेसिप्रोकल होता है। दोनों को एक दूसरे का रेसिप्रोकल आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन को चलते हैं और अगला क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोग देखिएगा 20 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, इस चीज को समझिएगा। यहाँ पे कंडक्टेंस होना चाहिए था, कंप्यूटर मोदे थोड़ा गड़बड़ कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इज रिलेटेड टू। फैराडे लॉ जो था इलेक्ट्रोलाइसिस का किस चीज से रिलेटेड था? ठीक है, अभी हम बता रहे थे इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर हमारे पास एनोड होता है, कैथोड होता है, दो चीजें होती हैं। और इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रोलाइट होता है, और इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जब हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं तो ये आयन के फॉर्म में ब्रेक होता है। जैसे HCl है इसके अंदर मान लीजिए, या NaCl इसके अंदर है, तो ये ब्रेक होगा H+ और Cl माइनस में, और Na+ और Cl माइनस के फॉर्म में। और ब्रेक होने के बाद जब ये ब्रेक होता है तो ब्रेक होने के बाद क्या होता है, जो इसका पॉजिटिव पार्ट होता है वो निगेटिव पार्ट की तरफ जाता है, निगेटिव पार्ट पॉजिटिव पार्ट की तरफ जाता है। ठीक है, और अभी हम बता रहे थे कि इसके अंदर हमारे पास जो फर्स्ट लॉ था उसके अकॉर्डिंग जो W होता है या जो M होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, Q के, और उसके अंदर Z आता है। और Z के अंदर हम लोग देखे थे, क्वेश्चन पीछे पूछा गया था कि Z हमारे पास जो अमाउंट होता है किसके इक्वल होता है। अमाउंट का मतलब यहाँ पे जब हम जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा है तो उस कंडीशन में किसके लिए ये लॉ हमारे पास आने वाला है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन में क्या बोला, पहला बोला परमाणु संख्या, ठीक है, एटॉमिक नंबर ऑफ कैटायन, इसका कोई काम नहीं है। जेड की बात बोला, कैटायन की बात करो तो इसका कोई काम नहीं है, या इसका कोई जिक्र नहीं है। स्पीड ऑफ कैटायन का कोई काम ना होता, स्पीड ऑफ एनायन का कोई काम नहीं होता। यहाँ पे किसकी बात होती है सर? यहाँ बात होती है इलेक्ट्रोलाइट का जो इक्विवेलेंट वेट होता है, ठीक है, इक्विवेलेंट वेट जो होता है इलेक्ट्रोलाइट का, जिसको ई बोलते हैं, और जेड इजिकल टू इसका अमाउंट होता है E/96,500। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, ये इसका भी वैल्यू आपसे पूछा जा सकता है। तो इसके अंदर जो फैराडे लॉ था, इस इलेक्ट्रोलाइट का जो इक्विवेलेंट वेट होता है, जो इलेक्ट्रोलाइट या बैरिक घट जो होता है, इसका जो तुलंकी भार होता है, इसकी बात करते हैं कौन? फैराडे अपने लॉ के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइटिक का लॉ था। इन तीनों ऑप्शन को आप चाहेंगे तो ऑप्शन से भी निगलेक्ट कर सकते हैं, अगर आप बढ़िया से पढ़े होंगे तो इजीली कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंडरी सेल? आप पढ़े होंगे दो टाइप का सेल होता है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी, जिन सेलों को हम एक बार यूज कर सकते हैं। द सेल विच इज यूज ओनली वन टाइम, जिसका हम एक बार यूज कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी सेल, जिसमें हमारा ड्राई सेल आता है। और जो सेल हम बार बार यूज करते हैं, जिनका यूज हम लोग बहुत बार करते हैं, जैसे हमारे पास स्मार्टफोन का सेल हो सकता है, जैसे हमारे पास वॉच जो होता है उसका हो सकता है, स्मार्ट वॉच जो होता है उसका सेल हो सकता है, बार बार जिसका यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी सेल। तो इनमें से कौन सा सेकेंडरी सेल है? सेकेंडरी सेल के अंदर आप लोग पढ़ते हैं लेड स्टोरेज बैटरी या लेड स्टोरेज सेल के बारे में, ठीक है, जिसको सीसा संचायक सेल भी कहते हैं। लेड को हिंदी में क्या बोलते हैं? सीसा संचायक सेल भी कहते हैं। तो ये आप लोग पढ़े होंगे इसका एग्जाम्पल, और इसके बारे में आपके पास बिहार बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा हुआ कि जो सीसा संचायक सेल होता है ये किस तरह डिस्चार्ज होता है, किस तरह चार्ज होता है, इसको भी आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा डिटेल से, या जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं उनके पास नोट्स होगा, और ऑफलाइन वाले बच्चे देखेंगे तो इनको तैयार कर लीजिएगा आप लोग बढ़िया से। और जो बच्चे नहीं पढ़े हैं उनके लिए हम यूट्यूब पे फिर से शॉर्ट क्वेश्चन सब चैप्टर का कंप्लीट होगा, उसके बाद ये MCQ क्वेश्चन जो कंप्लीट होगा तो फिर शॉर्ट कंप्लीट करेंगे, और शॉर्ट जब कंप्लीट होगा तो लॉन्ग क्वेश्चन लेकर आएंगे जो बिहार बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए, ताकि आपको इस चैनल से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी हो आपके जो होम पेज होता है उस पर दिखते रहेगा, और आप से कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा, आप रेगुलर वे से पढ़ाई कर पाएंगे। चलिए 10 क्वेश्चन हो गए, अगले 11 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। Who gave the theory of ionization? जो आयनीकरण का सिद्धांत था वो किसने दिया था? आयनीकरण का सिद्धांत आप लोग पढ़े होंगे कि आर्हेनियस ने दिया था, और फैराडे ने किसका सिद्धांत दिया? इलेक्ट्रोलाइसिस का। और रदरफोर्ड ने किसका सिद्धांत दिया? एटॉमिक जो मॉडल होता है जिसके अंदर हम लोग न्यूक्लियस की खोज करते हैं, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो ये हमारे पास आर्हेनियस ने क्या किया था? आयनीकरण का सिद्धांत दिया था, आयनाइजेशन का सिद्धांत दिया था। छोटा सा क्वेश्चन पूछा गया, देख लीजिएगा। द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF जो होता है, ये बोल रहा, या EMF को हम लोग ई सेल बोलते हैं, ठीक है, वैद्युत वाहक बल इसको हिंदी में बोला जाता, और इसको सेल विभव कहा जाता। तो बोल रहा है कि द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF, ठीक है, ऑफ द सेल फॉर द सेल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम। जब भी साम अवस्था की बात आती है तो साम अवस्था के अंदर जो EMF होता है या जो ई सेल होता है उसका मान कितना होता है? याद रखिएगा, जब भी इक्विलिब्रियम के अंदर की बात आएगी तो ई सेल या EMF का जो वैल्यू होता है
ये हमारा जीरो होता। क्या होता? जीरो होता। जो ई सेल होता है या जो ईएमएफ होता है इसका वैल्यू क्या होता है? जीरो होता। इसीलिए हमारा जो इक्वेशन होता है नस्ट इक्वेशन, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 और आरटी अपान में एनएफ लॉग बेस ई और प्रोडक्ट अपान में रिएक्टेंट या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपान में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता। बट हम इसको जब सॉल्व कर लेते हैं आर और टी और एफ का वैल्यू पुट कर लेते हैं तो वैल्यू मिलता है 0.0591 और अपान में एन लॉग बेस ई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन होता है इसके अंदर जब हम क्या करते हैं ई सेल का वैल्यू पुट करते हैं तो हमको ई नॉट का वैल्यू मिलता है। क्या मिलता है हम लोग को? ई नॉट का वैल्यू मिलता है। और ई नॉट जो होता है ये किसके इक्वल हो जाता है? ई नॉट जो होता है ये किसके इक्वल हो जाता है? ई नॉट जो होता है ये इक्वल हो जाता है हमारे पास, ई नॉट हो जाता इधर आने के बाद देखिए ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का होगा और माइनस का साइन एक कैंसिल हो जाता है और ये होगा 0.0591 और अपान में एन लॉग बेस ई और इसको हम लोग लिख लेते हैं केसी। और केसी किसको शो करता है? इक्विलिब्रियम को शो करता है। ठीक है, लॉग केसी का वैल्यू आपसे पूछा जाता है और ये इक्विलिब्रियम के कंडीशन में हम लोग इसको लिखते हैं ई नॉट का वैल्यू। तो इस पर भी क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं न्यूमेरिकल के। आपको याद रखना है कि जब भी साम्यावस्था होगी या इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी तो उस कंडीशन में हमारे पास जो ईएमएफ होगा या ई सेल होगा उसका वैल्यू क्या होगा? जीरो होगा। चलिए, इन गैल्वेनिक सेल एनोड, गैल्वेनिक सेल क्या होता था सर? गैल्वेनिक सेल के अंदर दो अलग अलग हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट होते थे। एक के अंदर हम लोग जिंक का रॉड रखते थे, एक के अंदर कॉपर का रॉड रखते थे और इसके अंदर हम एक साल्ट ब्रिज लगाते थे। ठीक है, और इस साल्ट ब्रिज के अंदर ये जो जिंक का रॉड होता था और ये जो कॉपर का रॉड होता था इन दोनों में से किसी एक के ऊपर ऑक्सीडेशन होता था और एक के ऊपर रिडक्शन होता था। जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन होता है उसको एनोड बोलते थे और जिसके ऊपर रिडक्शन होता है उसको हम लोग कैथोड बोलते थे। ठीक है, तो गैल्वेनिक सेल के अंदर हमारे पास जो एनोड होता है ये होता है निगेटिव। ठीक है, और जो कैथोड होता है ये होता है पॉजिटिव। बट हमेशा जो एनोड होता है ये होता है पॉजिटिव। ठीक है, और कैथोड जो होता है हमेशा क्या होता है? निगेटिव। लेकिन गैल्वेनिक सेल या गैल्वेनिक सेल को हम लोग एक और नाम देते हैं, ये लिख जा, एक और नाम देते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या वोल्टेलिक सेल भी इसको कहा जाता है या वोल्टियर सेल भी कहा जाता है। तो इसके अंदर चीजें क्या होती हैं? उसके अपोजिट होती है। ठीक है, एनोड यहाँ पे निगेटिव होता है और कैथोड क्या होता है? यहाँ पे पॉजिटिव होता है। तो एनोड कैसा होगा? आपका ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, बाकी हमेशा याद रखना कि एनोड पॉजिटिव होता है, कैथोड नेगेटिव होता है। ठीक है, और इनमें आपको डिफरेंस भी पूछा जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल के अंदर क्या डिफरेंस होता है। देखिए, इन क्वेश्चनों की हम बात कर रहे थे जो ट्रेंडिंग टॉपिक है जहां से आपके क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, जिसके अंदर जो वही हम फॉर्मूला लिखे थे यहाँ पीछे, इस फॉर्मूला के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि इसका वैल्यू फाइंड करके दिखाइए और इसके अंदर आपको सब कुछ दिया हुआ, इसी के बेस पर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना। क्या बोल रहा? द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल। एक सेल लिखा हुआ आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं लिख देता हूँ, जिंक +2। ठीक है, और फिर ये साल्ट ब्रिज होता है और Fi+2 और फिर ये Fi लिखा है। ठीक है, और इस सेल के अंदर इनका कॉन्सेंट्रेशन लिखा है कि ये जो जिंक है ये जिंक सल्फेट हो सकता है, ये कोई भी इसका कॉन्सेंट्रेशन है, ये है 1 मोलर और ये जो है ये भी है क्या? 1 मोलर। तो आपसे बोल रहा है कि इसका क्या करिए, आप इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बताइए। दोनों के लिए अलग अलग हमारे पास स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ, फेरस के लिए भी और जिंक के लिए भी। तो अभी जब से आपको पूछा गया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या ईएमएफ के बारे में तो इसका फॉर्मूला क्या होता है अभी हम लिखे थे यहाँ पे कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जब भी पूछे इसके लिए आप फॉर्मूला लगाएंगे ई सेल या ईएमएफ इक्वल, याद रखेंगे इसी को नस्ट इक्वेशन कहा जाता है। ई सेल या ईएमएफ इक्वल ई नॉट सेल, ठीक है, माइनस 0.0591 अपान में एन लॉग, ठीक है, बेस ई और यहाँ आपके पास होता है ऊपर प्रोडक्ट या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, जो उत्पाद होती है उसकी सांद्रता होती है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, और नीचे होता है आपके पास
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखेंगे, जब भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे इसको इस फॉर्मूले पे आप इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर किसका क्या मतलब होता है, तो ई सेल या ईएमएफ का मतलब होता है बहुत बल या सेल विभव। इनॉट सेल का मतलब होता है आपके पास स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो अलग अलग दिए गए, और ये कैसे निकलता है, तो इसके निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है इनॉट सेल का फॉर्मूला होता है कि ई कैथोड में से, ठीक है, आप ई एनोड को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, या ई कैथोड का मतलब जिसके ऊपर हमारे पास रिडक्शन हो रहा है उसमें से जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपका इनॉट सेल निकल जाएगा। ठीक है, एन क्या होता है, एन हमारे पास जब ये रिएक्शन हो रहा होगा सेल के अंदर, तो उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन को हम लोग लूज किए, कितना इलेक्ट्रॉन को गेन किए, और ये दोनों का नंबर जो होता है एन का वैल्यू सेम होता है लूज और गेन का। अगर आप देखेंगे इस रिएक्शन को, जो ये रिएक्शन लिखा गया इसके अंदर जो जिंक है ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, जिंक क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, जिसके वजह से इसके ऊपर दो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। ठीक है, और जो फेरस है ये दो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, जिसके वजह से इसके ऊपर जो प्लस का जो चार्ज था वो क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। तो जब भी इलेक्ट्रॉन कहीं पे लूज होता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में उस पर होता है ऑक्सीडेशन, और जब भी हम बोले अभी पीछे कि जहाँ ऑक्सीडेशन होता है उसको बोलते हैं हम लोग एनोड, उसको क्या बोलते हैं, एनोड। और जब भी हमारे पास कहीं पे क्या होता है, जब भी हमारे पास कहीं पे रिडक्शन हो, जब भी इलेक्ट्रॉन को कहीं कोई गेन करता तो उस कंडीशन में उसके ऊपर होता है रिडक्शन, और रिडक्शन हमेशा कहाँ होता है, रिडक्शन हमारा कैथोड के ऊपर होता है, कहाँ होता है, कैथोड के ऊपर होता है। इसको आपको हमेशा याद रखना है। तो आपको देखिए जिंक यहाँ से पता चल गया कि सर जिंक हमारा एनोड है और जो हमारा फेरस है ये हमारा कैथोड है। तो आप यहाँ पे जो वैल्यू लिखा है इसे आप फाइंड कर लीजिए इनॉट सेल। इनॉट सेल कितना निकल जाएगा आपका, इनॉट सेल निकालेंगे ई कैथोड। ई कैथोड कितना दिया है सर, ये दिया आपके पास 0.44। ठीक है, और ये कितना दिया, माइनस का दिया, तो माइनस यहाँ पे ऑलरेडी है तो माइनस का हो गया प्लस, और ये हो गया आपके पास 0.76। अब इन दोनों वैल्यू को ऐड कर दीजिएगा, तो ऐड करने पे ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 और 6 हो गया आपका 10, कैरी हो गया 1, और 4 और 7 कितना हो गया 11, और कैरी पहले का हुआ तो ये हो गया 12, कितना हो गया 12, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। और 0.2 डिजिट पे लगा था तो यहाँ पे पॉइंट आप 2 डिजिट पे लगा देंगे, तो ये बन गया 1.2, और ये 1.2 क्या, वोल्ट के फॉर्म में। ठीक है, अब ये 1.2 क्या बन गया, वोल्ट, क्या बन गया ये 1.2 वोल्ट। किसका वैल्यू हो गया सर, ये ई नॉट सेल का वैल्यू हो गया। ठीक है, अब आगे थोड़ा ध्यान दीजिए, अब आपके पास कॉन्स्टेंटेशन दिया 1 1, कॉन्स्टेंटेशन दिया 1, तो इन दोनों का वैल्यू 1 रखेंगे, तो लॉग बेस ई 1 1 हो जाएगा, जिसके वजह से लॉग में जब भी हमारे पास लॉग 1 आता है, बेस में 1 हो या बेस में यहाँ पे ई नहीं होकर 10 होता, तो बेस में आपका 10 होगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में log 1 इसको बोलते हैं, log 1 का वैल्यू क्या होता है 0, और log 1 का वैल्यू हो गया 0, तो ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया 0। मतलब कि जो ई नॉट सेल या जो ई सेल होगा या ईएमएफ जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, ई नॉट सेल के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा, ई नॉट सेल के इक्वल हो जाएगा। और ई नॉट सेल कितना निकल गया 1.2। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास 1.2 वोल्ट। आ रहा समझ में, फिर से देख लेंगे थोड़ा सा, हमारा जो ई नॉट सेल निकला था वो कितना निकला है, ई नॉट सेल निकला है 1.2 वोल्ट। ठीक है, और हमसे क्या पूछा था सर, ई सेल पूछा हुआ था। ठीक है, ई सेल पूछा था जो किसके बराबर होता है, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपान में n log बेस 10 प्रोडक्ट अपान में रिएक्टेंट पे। प्रोडक्ट का वैल्यू 1 है और इसका वैल्यू 1 हो गया, जिसके वजह से log बेस 10 1 हो गया, और इसका वैल्यू होता है 0। ये पूरा का पूरा पार्ट 0 हो गया। n का वैल्यू भी पुट नहीं करना। n का वैल्यू कितना था सर, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज और गेन कर रहा था, तो n का वैल्यू 2 था। ये पूरा का पूरा पार्ट 0 हो गया। तो ई सेल या जो ईएमएफ था वो किसका इक्वल हो गया, ई सेल जो या जो ईएमएफ था वो किसका इक्वल हो गया, सिंपल बोलेंगे सर हमारे पास ई नॉट सेल के इक्वल हो गया। और ई नॉट सेल हम लोग फाइंड किए कितना, ई नॉट सेल हम फाइंड किया 1.2 वोल्ट। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया हमारा इजिली 1.2 वोल्ट। और इस पे क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं और यहाँ से क्वेश्चन आपके आएंगे। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है न्यूमेरिकल टाइप का, तो इसको आप लोग ध्यान समझेंगे, फॉर्मूला याद रखेंगे। अगर इस पे अलग वैल्यू देगा तो सॉल्व कर सकते हैं, बाकी इस पे वैल्यू नहीं दे रहा है, एमसीक्यू क्वेश्चन है 1 मार्क्स का, तो आपको सिंपल ये वैल्यू 1 दे रहा है बार बार क्वेश्चन के अंदर, बस इसके वैल्यू फाइंड करना इजीली हो जाएगा। इसके लिए आपको कैथोड एनोड को पहचानना है। कैथोड एनोड के लिए आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन देखना है। जो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा उसके ऊपर ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पे होता है। जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा उसके ऊपर रिडक्शन, वो इलेक्ट्रॉन को जिसके ऊपर रिडक्शन होता है वो कैथोड होता है। हिंदी में ऑक्सीकरण हमेशा एनोड पे होता है और अपचयन हमेशा कैथोड पे होता है। चलिए
अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और अगला क्वेश्चन आपके सामने है द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल। फिर से एक सेल दिया है और इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोल रहा है कि 1.1 वोल्ट है, तो इसके अंदर कैथोड कौन सा होगा। ठीक है, आपको एक सेल लिख के दिया जिसके अंदर जिंक जो है ये जिंक सल्फेट के अंदर डाला गया, जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और इलेक्ट्रॉन को जो लूज करेगा उसके ऊपर होता है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन जिसके ऊपर होता है वो होता है एनोड। क्या होता है? एनोड। ठीक है, कॉपर का हमारे पास सोल्यूशन है या कॉपर का हमारे पास साल्ट है, तो कॉपर का साल्ट का मतलब इसके ऊपर चार्ज होगा, ब्रेक होगा, जिसे ये जिंक सल्फेट है। तो जिंक सल्फेट टूटेगा दो चीज में सर, जिंक प्लस के अंदर टूटेगा और SO4 माइनस के अंदर टूटेगा आयन के फॉर्म में। ठीक है, ये जो आयन के फॉर्म में था ये हमारा क्या किया, इलेक्ट्रॉन को लूज किया, और कॉपर जो है इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा। तो ये कॉपर का इलेक्ट्रॉन को गेन किया, जिसकी वजह से ये कॉपर हो गया न्यूट्रल के फॉर्म में। तो इसके अंदर अभी हम बताएं कि जब भी इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे तो उसके ऊपर ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण का मतलब क्या, ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड के ऊपर होता है। तो इसमें जो जिंक होगा वो क्या होगा, एनोड होगा। लेकिन हमसे क्या पूछा कि इसका कैथोड कौन है, तो कैथोड के लिए क्या बताएंगे सर, इसके अंदर हमारे पास अपचयन की बात है, और अपचयन कहाँ होता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन को गेन किया जाता है। अपचयन का मतलब रिडक्शन है, रिडक्शन कहाँ होता है, कैथोड के ऊपर। तो कैथोड कौन होगा सर, कैथोड हमारे पास कॉपर हो जाएगा, और ये हो गया हमारे पास कॉपर। ठीक है, क्या हो गया हमारे पास, कॉपर। और ये दोनों जो है इनके साल्ट है, और जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है मेटल के ऊपर होता है। ठीक है, यहाँ पे ये दोनों इनके साल्ट दिए, तो यहाँ पे कॉपर के ऊपर क्या होगा हमारे पास, रिडक्शन, और रिडक्शन की वजह से कॉपर हमारा क्या हो गया, कैथोड हो गया। ठीक है, तो याद रखना आपको कि ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पे होता है। इसके लिए आपको हम शुरू में ट्रिक बताएं, लोन याद रखिए, लोन लेफ्ट साइड में हमेशा क्या होता है, लेफ्ट साइड में हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, और ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, एनोड पे, और एनोड क्या होता है, निगेटिव होता है। ठीक है, कहाँ पे, गैल्वेनिक सेल के अंदर। गैल्वेनिक सेल के अंदर एनोड का होता है, निगेटिव होता है, और नहीं तो एनोड हमेशा पॉजिटिव की तरह वर्क करेगा। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन लिखा है जिंक और सल्फेट और ये वाला, ये गैल्वेनिक सेल का ही हमारे पास सेल रिएक्शन होता है। और अभी बता रहे थे कि गैल्वेनिक सेल जब भी देगा, गैल्वेनिक सेल के अंदर हमारे पास जिंक एनोड होगा और कॉपर कैथोड होगा। फिर से, हु गेव द थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन, ये क्वेश्चन तो पीछे अभी आया था कि आर्रेनियस ने क्या किया था, आयनाइजेशन का क्वेश्चन दिया था। कंप्यूटर मॉडल जो हमारे हैं शायद इस क्वेश्चन को 2 बार डाल दिए, और बोर्ड के एग्जाम में भी हो सके तो ये क्वेश्चन 2 बार 3 बार पूछा गया होगा, जिसके वजह से कंप्यूटर मॉडल से ध्यान से हट गया होगा, जिसकी वजह से ये क्वेश्चन 2 बार दे दिए। बहुत सारा क्वेश्चन जो है आपके बिहार बोर्ड के अंदर सेम क्वेश्चन बहुत बार रिपीट करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन जब रिपीट करता है तो उसी सीक्वेंस में क्वेश्चन 2 बार आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि देखिए, अभी हम पीछे बोले कि ये रिएक्शन जो है ये किसके लिए, डेनियल सेल के लिए या गैल्वेनिक सेल के लिए। और जो डेनियल सेल होता है ये एग्जाम्पल किसका होता है, गैल्वेनिक सेल का होता है। या जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमारा होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इसी का ही हमारा क्या होता है, एग्जाम्पल होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एग्जाम्पल क्या होता है, डेनियल सेल। और डेनियल सेल के अंदर हमारे पास ये सेल रिएक्शन होता है। जिंक इलेक्ट्रॉन को लूज करके जिंक आयन बना लेता है, कॉपर के ऊपर आयन होता है, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करके कॉपर न्यूट्रल बना लेता है। और ये सेल रिएक्शन होता है किसका, ये सेल रिएक्शन हमारे पास होता है डेनियल सेल के अंदर, और या गैल्वेनिक सेल इसी को बोलते हैं। तो सेल रिएक्शन जो ये होता है ये गैल्वेनिक सेल के अंदर होता है। और गैल्वेनिक सेल का एग्जांपल क्या होता है, डेनियल सेल। याद रखिएगा इसको कि डेनियल सेल का ये क्या है हमारे पास, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, या डेनियल सेल का हमारे पास ये सेल रिएक्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर द हाफ सेल रिएक्शन। ई नॉट का वैल्यू आपसे पूछ रहा है कि बताइए ई नॉट का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, क्या बोला आपको का ईएमएफ है, या स्टार्टिंग बोला आधा सेल प्रतिक्रिया के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव की क्षमता दिया आपको। अच्छा, आपको ई नॉट का वैल्यू दिया हुआ, ध्यान दीजिएगा, ई नॉट का वैल्यू आपको दिया है किसके किसके लिए, जिंक के लिए दिया और फेरस के लिए दिया। जिंक और फेरस के लिए भी क्वेश्चन पीछे मिला था। और क्या पूछ रहा है, ईएमएफ आपको बताना है। तो ये 1 पॉइंट हम लोग क्या निकाले थे, 1 पॉइंट अभी हम लोग निकाले थे, लेकिन यहाँ पे दोनों वैल्यू माइनस का था, यहाँ प्लस का। तो कर लेते हैं सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं है। हमसे फिर क्या पूछ रहा है, हमसे सिंपल पूछ रहा है ई सेल या ईएमएफ पूछ रहा है हमसे। ठीक है, और इसके लिए हमको अलग अलग ई कैथोड, ई नॉट कैथोड और ई नॉट एनोड का वैल्यू दिया हुआ। और इन दोनों से हम क्या कर लेंगे हम लोग फाइंड कर लेंगे ई नॉट का वैल्यू या ई नॉट सेल का वैल्यू। और ई नॉट सेल का वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, ई सेल या ईएमएफ के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन टर्म का वैल्यू आपको नहीं दिया, या कोई भी आपके पास यहाँ पे इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन नहीं लिख के दिया कि कॉपर इतना है, जिंक इतना। ठीक है, अगर आप यहाँ से ही पहचान ले कि किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन, तो आप इजीली कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ध्यान समझिएगा, ये जो इक्वेशन लिखा है ये गलत लिखा है। देखिए क्या लिख दिया क्वेश्चन के अंदर, बोल रहा है कि जिंक जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, जिसके वजह से
जिंक के ऊपर क्या है, प्लस का चार्ज आया है, ठीक है। अब फिर बोला कि फेरस भी क्या कर रहा है, फेरस भी इलेक्ट्रॉन को लूज करके अपने ऊपर प्लस का चार्ज ला रहा है। ऐसा होगा नहीं और ऐसा होता भी नहीं है, तो ये टाइपिंग मिस्टेक है और ये बुक के अंदर लिखा, ये हमारे जो राइटर हैं या हमारे जो कंप्यूटर महोदय उनका ये मिस्टेक नहीं है, बुक के अंदर ही ऐसा लिखा और हमने जानबूझ के ऐसा दिया है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आपके आए, ये क्वेश्चन गलत है, इसके लिए कॉमन क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। लेकिन इसी क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे भी लिखा है और ये सही है। तो आप अगर इस इक्वेशन को देखेंगे, यहाँ आपको दिख रहा होगा, यहाँ हम लिख के दिखाते हैं आपको कि सर Fe+2 लिखा है और जिंक यहाँ पे लिखा है और फिर लिखा है यहाँ पे जिंक+2 और यहाँ पे लिखा है क्या आपका Fe, ठीक है। इससे अगर चाहेंगे तो आप इसको सही कर सकते हैं। यहाँ क्या मतलब है कि सर जो फेरस से वो इलेक्ट्रॉन को गेन किया और गेन करके न्यूट्रल हो गया, तो फेरस जो है इलेक्ट्रॉन को गेन किया और गेन करने की बात जब भी आती है तो इसको हम कैसे लिखते हैं सर, इसको हम लोग कुछ इस तरह लिखते हैं, ठीक है। तो ये कुछ रिएक्शन ऐसे होना चाहिए था, बट यहाँ पे जो बुक वाले हैं या जो आपका एग्जाम का पेपर आया था वो गलत लिख के दिया था, तो इसको देख लेंगे। और जो भी अभी बता रहे थे कि जो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है उसके ऊपर ऑक्सीडेशन होता है और जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन होता है वो एनोड होता है, ठीक है। यहाँ देखिए, जिसके ऊपर हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है उसके ऊपर रिडक्शन होता है और रिडक्शन जिसके ऊपर होता है वो हमारा कैथोड होता है। तो आप इतना पहचान लीजिए कि कौन एनोड कौन कैथोड, तो इजिली आप निकाल लीजिए कि सर हमारा जो ई नॉट कैथोड होगा वो हमारा होगा फेरस, और फेरस का हमको इलेक्ट्रॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है 0.41, ठीक है। और जो हमारा ई नॉट दिया हुआ किसके लिए, एनोड के लिए, मतलब जिंक के लिए, वो दिया है सर प्लस का 0.71, ठीक है। तो हमको क्या फाइंड करना है, ई नॉट सेल, और ई नॉट सेल निकालने के लिए भी बताया कि सर ई नॉट सेल फाइंड करना है तो आप क्या करिए, ई कैथोड में से ई एनोड को घटा दीजिए, आपका निकल के आ जाएगा। और ये दोनों नॉट होते हैं क्योंकि नॉट का वैल्यू दिया हुआ, तो सर ई कैथोड हमारे पास है कितना, ई कैथोड हमारे पास है कितना 0.41 में से सब्ट्रैक्ट करना हमको कितना, ये 4 सब्ट्रैक्ट करना 0.71 को, ठीक है। तो ये माइनस का वैल्यू आएगा और माइनस में ऑप्शन दिया हुआ बहुत सारा, ठीक है। और माइनस में हमको लग रहा है कि यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 71 में से कितना 41 को, 0 हो गया और ये कितना हो गया, ये से जाएगा तो 30, तो गड़बड़ हो गया, ये तो गड़बड़ हो गया, ये गड़बड़ हो गया, ऑप्शन गड़बड़ कैसे हो गया। ये हमको लग रहा है कि इनमें से कोई एक वैल्यू जो होगा प्लस का होगा या दोनों वैल्यू प्लस के होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन हमको लग रहा है कि गलत दिया गया है यहाँ पे, या तो दोनों वैल्यू प्लस के दिए गए होंगे बुक के अंदर, या बुक में ही गलत छापा हुआ है, या दोनों वैल्यू माइनस के होंगे, ठीक है। क्योंकि सब कुछ सही है, यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका वैल्यू कितना निकल जाएगा सर, माइनस का निकल जाएगा कितना 0.31, कितना निकल जाएगा 0.31, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट वोल्ट के फॉर्म में मिल जाएगा, वोल्ट के फॉर्म में आपके पास मिल जाएगा। बुक में इसको गलत टाइप किया, ठीक है, ये देख लेंगे, बाकी इनको ऐड करने की जरूरत नहीं है। अगर ये दोनों वैल्यू जो देने चाहिए, लेकिन अभी देखिए जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो फिक्स होता है, और ये दोनों वैल्यू अभी कुछ देर पहले क्वेश्चन में जो था माइनस का था, ठीक है, दोनों वैल्यू किसका था, माइनस का। तो इसका आंसर जो सही होता, तो इसका जो वैल्यू था ये इतना दिया था, पीछे गया क्वेश्चन, यहाँ दिया था कितना वैल्यू, आप लोग देखेंगे तो यहाँ इसके अंदर दिया था, देखिए यहाँ जिंक का वैल्यू दिया 0.71 माइनस का, और फेरस का भी वैल्यू दिया 44, क्या लिखा है यहाँ पे 44 लिखा हुआ। तो हमको लग रहा है कि यहाँ पे जो वैल्यू होगा वो कितना है आपके पास, एक है 44 और एक है कितना 76, ठीक है, ये वैल्यू है। तो ये दोनों वैल्यू को ऐसे लिख के दिया होगा, तो इसको आप देख लेंगे, यहाँ पे 44 होगा, ठीक है, जहाँ पे ये क्या लिखा हुआ, जहाँ 41 लिखा हुआ, जहाँ ये 41 लिखा हुआ, यहाँ पे शायद 44 होगा। फिर सब्ट्रैक्ट करके देख लेंगे कि 44 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 35 आएगा, 35 आएगा, तो उस कंडीशन में ये वाला आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। जब यहाँ से हम क्या करेंगे 44 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो उस कंडीशन में कितना आ जाएगा इसका वैल्यू, यहाँ हमारे पास हो जाएगा 4 में से 11 गया, और फिर सॉरी 11 में से 4 गया तो अप्रॉक्स 7, और यहाँ 3 37, तो वही 37 या 35 का आसपास आना चाहिए। तो ये जो लिखा हुआ ये वैल्यू गलत लिखा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी अगर जो वैल्यू दिया उसके अकॉर्डिंग करेगा तो 0.31 अब वोल्ट आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन के चलते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके सामने है, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। ये फिर से एक रिएक्शन दिया है और इसके अंदर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछा है कि बताना आपको कितना होगा। करने का तरीका वही है, इस क्वेश्चन का आपको हम होमवर्क दे देते हैं, चाहेंगे तो आप कर सकते हैं इजीली, बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत
करके बताइएगा कमेंट सेक्शन में 19 नंबर का आंसर कैसे और कितना होगा। करना क्या ऐसे है, करने का तरीका है सर, पहचानेंगे हम लोग किसका। फिर देखिए, फिर इसको दोनों को एक साइड ही लिख दिया, एक साइड ही दोनों को लिख दिया। और जब दोनों को एक साइड लिखा है और यहाँ देखिए एक चीज है कि दोनों का वैल्यू 1 1 दिया, तो आपके पास जो क्या पूछा, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन एट 25 डिग्री सेल्सियस। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो आपके पास स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसका वैल्यू पूछा। तो ये जो आपके पास ईएमएफ होगा या ई नॉट जो सेल होगा उसका वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, उसका वैल्यू हो जाएगा ई कैथोड माइनस ई एनोड के। इसका वैल्यू हो जाएगा इक्वल ई कैथोड माइनस ई एनोड के। ऐसे लिख लीजिए डायरेक्ट, ई कैथोड माइनस ई एनोड के। तो आप पहचान लेंगे इसमें से कौन सा एनोड है कौन सा कैथोड है। लेकिन ये जो रिएक्शन लिख के दिया ये गलत लिखा, नीचे लेकिन रिएक्शन सही लिखा। नीचे का रिएक्शन लिखा, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ लिखा कि सर एस एन जो है SN+2 है, और फिर ये जो हमारे पास साल्ट ब्रिज के बाद Ag जो है ये प्लस से Ag हमारे हो जा रहा है। तो जब भी कम से ज़्यादा होता है या इलेक्ट्रॉन को यूज करता है तो उसके ऊपर ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, एनोड के ऊपर। और ये ज़्यादा से जब कम होता है या हमारे पास जब भी इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उस कंडीशन में उसका रिडक्शन होता है, रिडक्शन का मतलब कैथोड होता है। तो यहाँ जो Ag होगा वो हमारा कैथोड हो जाएगा, और जो स्टेनस होगा जो स्टीन होगा वो हमारा एनोड हो जाएगा। तो ई कैथोड का मतलब है कितना है सर, ई कैथोड का मतलब Ag, और इसका वैल्यू हमको दिया है कितना 80, और ई एनोड का मतलब माइनस का आई है तो ऐड हो जाएगा, और 0.14 ऐड कर देंगे टोटल। ये हमारा वैल्यू कितना हो जाएगा सर, 80 और ई जोड़ेंगे तो हमारे पास 0.94 हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। वीडियो यहाँ तक मत देखिएगा, वीडियो को पहले ही आप रोक लीजिएगा, रोक के सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व करके आप कमेंट में आंसर दे दीजिएगा, और उसके बाद आप आके यहाँ पे बताइएगा कि हमारा सही है गलत है। तो 0.94 वोल्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो सेल होता है उसके अंदर कौन सा हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इजीली बता सकते हैं कि कौन सा आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आप लोग के लिए हम दे देते हैं होमवर्क। जो भी हमारे ऑफलाइन के स्टूडेंट है जरूर इस क्वेश्चन का सही आंसर देंगे और बताएंगे कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। बहुत बार आप लोग पढ़े हैं, और इसके लिए 4 या 5 क्वेश्चन का एक पैसेज आया था, आपको याद होगा, या आप PY की बुक का क्वेश्चन देखिएगा तो आपको दिखेगा कि 4 या 5 क्वेश्चन का पैसेज आया था। छोटा सा क्वेश्चन है, इसका आंसर हम चाहेंगे कि शायद जितने भी बच्चे यहाँ तक वीडियो देखें ऑप्शन जरूर जाके इसका बताएं कि कौन सा सही है। ठीक है, मिलेंगे फिर अगले चैप्टर के साथ, और अगला चैप्टर आपके पास होने वाला है केमिकल काइनेटिक, और केमिकल काइनेटिक के फिर से हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ और मस्ट इंपॉर्टेंट या मस्ट रिपीटेड क्वेश्चन के साथ आपसे मिलेंगे, और वहाँ पे फिर से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को करेंगे, जिसमें हम लोग फिर से जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, आर्हेनियस इक्वेशन, आर्हेनियस इक्वेशन के साथ साथ रेट ऑफ रिएक्शन, ये तो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनसे आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बहुत सारे, तो उन सभी क्वेश्चन करेंगे। ऐसे ही 16 चैप्टर के हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ शेयर करिए, ताकि आपके भला होने के साथ साथ उनका भी भला हो जाए। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में, चलिए।